Hello students, welcome to my channel Economics with Sandy sir. So today we are going to start our new chapter that is rural development. क्या होता है रूरल डेवलपमेंट? तो आप सब लोगों ने रूरल डेवलपमेंट के बारे में कभी तो सुना होगा। रूरल का मतलब होता है गांव, जैसे अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव। तो गांव की डेवलपमेंट जो कि एक बहुत सीरियस इशू आज भी है और बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से गांव की जो है वो डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए गए या गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसके लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है ये सब जो है पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले कंटेंट्स क्या है इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, रूरल डेवलपमेंट है क्या, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्रेडिट किस तरह से मिलता है, मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि रूरल एरिया में जो भी एग्रीकल्चर जैसे कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी वहां पर है, तो उस एग्रीकल्चर को हम लोग किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और भी कौन कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है अदर देन एग्रीकल्चर जो हम लोग जो है कर सकते हैं, वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारा कुछ जो हम लोग इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है कहां पर, रूरल एरिया में। इंडिया इंडिपेंडेंस से या इंडिपेंडेंस के पहले से भी अगर हम देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया की, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। महात्मा गांधी ने एक बार क्या कहा था कि अगर इंडिया की जो रियल प्रोग्रेस हमें देखनी है तो वो खाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या अर्बन एरिया यानी शहरों की डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट नहीं है। गांधी जी जो थे उन्होंने कहा कि जो मेन डेवलपमेंट अगर हमें देखने की कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो अगर हुई है तो अगर विलेजेस की डेवलपमेंट होगी तब जाकर पूरी कंट्री की जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो सेटल डाउन है वो कहां पर है, वो विलेजेस में है। कुछ लोग जो है मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गांव में ही है एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए गांधी जी के अकॉर्डिंगली जो है रियल डेवलपमेंट स्टार्ट भी जो है वो होनी चाहिए कहां से, रूरल एरिया से होनी चाहिए। और जब जिस दिन पूरे की पूरे कंट्री की अगर रूरल एरिया की डेवलपमेंट हो गई तो उस दिन गांधी जी के अकॉर्डिंगली हम लोग मानेंगे कि हमारा पूरा का पूरा भारत, हमारी पूरी की पूरी कंट्री जो है वो क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। तो यानी कि द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कैन बी रियलाइज्ड बाय डेवलपिंग रूरल एरियाज। तो यानी कि रूरल एरिया की डेवलप करके, रूरल एरिया को डेवलप करके हम लोग जो है वो इंडिया की जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। नाउ अब रूरल डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली अगर हम लोग समझे क्या है रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। यानी आप सिंपली रूरल डेवलपमेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। तो बेसिकली ये फोकस किसके ऊपर करता है कि उन एरियाज के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है, डेवलप करने हैं वो एरियाज जो कहीं ना कहीं पर ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या रह गए हैं, पीछे रह गए। किसकी? विलेज इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। यहां पर हम लोग विलेजेस को शहरों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, विलेज के अंदर ही उन एरियाज, यानी अगर हम लोग विलेज के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो उस ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि अभी भी रह गए हैं, जो अनटच्ड है, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, उन एरियाज की डेवलपमेंट करने का मतलब है रूरल डेवलपमेंट। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो एरियाज हैं जो कि स्टिल चैलेंजिंग है और उनके लिए फ्रेश इनिशिएटिव्स की जो है वो जरूरत है। किसके लिए? अगर रूरल इंडिया की आपको जो है डेवलपमेंट करनी है तो अब वो एरियाज कौन कौन से? तो सबसे पहला फर्स्ट एरिया आ गया आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है बेसिकली? तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, देखो रिसोर्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन के वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके वांट्स को जो सेटिस्फाई कर रही है, आपको सेटिस्फाई कर रही है, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। यानी इस कंट्री के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर वो हर एक चीज जो आपको सेटिस्फाई करती है दैट इज अ रिसोर्स। अब ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, मगर
ह्यूमन को रिसोर्स बनाया जाता है। ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाया जाएगा? तो ह्यूमन को एक अच्छी एजुकेशन देकर रिसोर्स बनाया जा सकता है, ह्यूमन को एक अच्छी हेल्थ देकर ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा सकता है, ह्यूमन को स्किलफुल बनाकर, उसको कोर्सेज कराकर, टेक्निकल हैंड जो है वो सिखाकर जो एक रिसोर्स बनाया जा सकता है। तो रूरल एरिया के अंदर भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की जो है डेवलपमेंट का जो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जिसमें सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें ह्यूमन डेवलपमेंट में, अगर हम लोग देखें तो लिटरेसी। अब लिटरेसी बेसिकली क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एन एजुकेटेड पर्सन? तो लिटरेट पर्सन वो पर्सन होता है जो क्या कर सकता है, जो पढ़ लिख सकता है किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज में, और वहीं पर जो एजुकेटेड पर्सन है उसने क्या किया होता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसने कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो अचीव की होती है, कोई डिग्री अचीव की होती है। तो यहां पर बात हो रही है कि जो लोग सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, तो यानी कि लिटरेसी, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कौन सी? फीमेल लिटरेसी की बात हो रही है, फीमेल एजुकेशन की बात हो रही है, और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये रूरल एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया है जिसकी जो है हमें उसको डेवलप करने की जो है बहुत जरूरत है। फिर हेल्थ। अब हेल्थ में तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल, ओवरऑल हेल्थ अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो हेल्थ जो है वो सबके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। तो हेल्थ को भी डेवलप करना जो है वो एक चैलेंज है हमारे सामने, जिसके ऊपर हम लोगों को जो है वो वर्क करना चाहिए। अब हेल्थ के अंदर सैनिटेशन, यानी कि पब्लिक, यानी कि रूरल एरिया के अंदर टॉयलेट फैसिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ, वहां के लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड हम लोग जो है वो क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, किस तरह से हेल्थ को लेकर हम लोग जो है वो और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं रूरल एरिया को, तो वो इसमें आता है। फिर एक सबसे बड़ी जो चीज है रूरल एरिया में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत लंबे टाइम से आई जमीन को लेकर, लैंड को लेकर। तो यानी कि जमीन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड के जो सिस्टम है उसमें भी चेंजमेंट लाने की जो है बहुत जरूरत है। अब बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी, हर एक लोकेलिटी में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का जो है वो डेवलपमेंट करना, ये एक चैलेंज है हमारे सामने, इसको हमें जो है वो करना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब रूरल एरिया देखा जाए, रूरल एरिया जब भी हम सोचते हैं तो रूरल एरिया की कैसी पिक्चर आती है हमारे सामने, कि एक गांव सा एरिया है जहां पर वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई लाइट नहीं है वहां पर, स्टिल अभी भी वो लोग जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज के ना होने को लेकर जो है वो परेशान है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने को लेकर परेशान है। क्रेडिट, अब गांव के जो लोग हैं वो गरीब है, अब उन्हें एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए होता है? उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है, उन्हें लोन चाहिए होता है, उन फैसिलिटीज से भी कहीं ना कहीं पर उन लोगों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है। फिर अब जब हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है, हार्वेस्टिंग सीजन में ये फार्मर्स जब अपना क्या करते हैं, जितना भी प्रोडक्ट है उसको लेकर कहां पर जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में उनको पता नहीं होता है कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, या उनका फायदा उठाया जाता है क्योंकि उनको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर भी हम लोग जो है रूरल एरिया में क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। फिर रूरल एरियाज में अगर हम लोग देखें तो रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो चैलेंज है। वहां पर जो है वो आप देखोगे ऑल वेदर रोड्स नहीं है, वहां पर कच्चे पक्के जो है वो रोड्स हैं। देन उसके बाद फीडर रोड्स जो हो गए, जो कनेक्ट करते हैं किसको? नियर बाई हाईवे को, उन रोड्स की भी जो है वो कमी है। देन उसके बाद अब क्योंकि पूरी तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी अगर रूरल एरिया में हम देखें तो वहां पर भी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स जो है वो होने चाहिए, एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो है उसके लिए एक प्रॉपर कोई एक रिसर्च सेंटर जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये सब अगर होगा तो रूरल एरिया में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। देन उसके बाद स्पेशल मेजर्स अगर हम लोग देखें तो गरीबी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है रूरल एरिया में। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन of the population, emphasizing access to productive employment opportunity। तो यानी कि वहां के जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को उनकी लिविंग कंडीशंस को जो है वो बेटर करना, एक ये भी रूरल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? बेटर लिविंग कैसे हो सकती है? जब उनको हम लोग क्या कर सके, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो नो डाउट उनकी ये वाली प्रॉब्लम भी जो है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। देन सबसे एक और जो चैलेंजिंग या एक चैलेंज जो रूरल एरिया में आता है, दैट इज क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। अब रूरल क्रेडिट यानी कि
गांव के जो लोग हैं उनको अगर कभी भी उधार चाहिए, उधार चाहे आप बोल लो उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए उनको क्रेडिट चाहिए, या उनको नॉर्मली अगर अपने घर के किसी सेरेमनी के लिए चाहिए, कोई और फंक्शन अटेंड करने के लिए चाहिए, किसी भी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए उनको जो है वो क्रेडिट चाहिए, तो उसमें कुछ चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं। अब जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो अगर किसान को वो क्रेडिट जो किसान को किसके लिए चाहिए, फार्मिंग के लिए चाहिए। और क्रेडिट आप लोग समझ लो एक तरह से फार्मिंग की एक लाइफलाइन है, क्योंकि फार्मर जो है वो कहीं ना कहीं पर इसी के ऊपर जो है वो बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी फार्मर को इजीली अगर जो है वो प्रोवाइड की जाए तो जाकर फार्मर या रूरल एरिया में जो है क्या हो सकती है, वो डेवलपमेंट हो सकती है। अब दो रीजन है, दो रीजन क्या, किस चीज के, एग्रीकल्चर क्रेडिट के दो रीजन है। पहला रीजन स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। अब गांव में क्या प्रॉब्लम है कि हर एक पर्सन के पास जो है वो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है। कई फार्मर्स जो है वो बहुत छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, जमीन के टुकड़े हैं, वो उनके ऊपर जो है वो खेती बाड़ी जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, सोइंग सीजन से लेकर हार्वेस्टिंग सीजन के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड में वो लोग क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनके पास जो है पैसे की कमी होती है। नेक्स्ट सीजन आएगा, हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, तब जाकर उन लोगों के पास जो है वो पैसा आएगा। तो इसलिए उन लोगों को क्या चाहिए होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो है वो जरूरत होती है। अब कंट्री की जो ग्रोथ है, अगर इकोनॉमी की अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं पर क्रेडिट के ऊपर। अब क्रेडिट है क्या, बेसिकली क्रेडिट का मतलब होता है लोन यानी उधार। अब ये रूरल एरिया में क्रेडिट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम कैसे है कि किसान जो है जब वो फसल लगा रहा है यानी कि फसल बो रहा है और फसल काट रहा है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड जो होता है बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड होता है इनकम को जनरेट करने में। अब इसी टाइम पीरियड के बीच में किसान को अगर मान लो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, या फैमिली के बाकी एक्सपेंसेस अगर उसको करने हैं, कोई रिलीजियस सेरेमनी करनी है, तो उसके लिए उसको पैसा नहीं होता उसके पास। अब होता क्या था, पहले पहले जितने भी मनी लैंडर्स होते थे गांव में, जितने भी छोटे छोटे किसानों को जो है या लैंडलेस लेबरर्स को जो है ये मनी लैंडर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट कैसे करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके इनको जो है वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। अब लेकिन जब प्लानिंग इकोनॉमी के लिए हम लोग करने लगे तो ये देखा गया कि अगर रूरल एरिया के अंदर आपको डेवलपमेंट करनी है तो वहां का क्रेडिट सिस्टम जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो क्रेडिट जो है वो तीन तरह के क्रेडिट होते हैं आपके। एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, एक मीडियम टर्म क्रेडिट होता है और एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। अब शॉर्ट टर्म नाम से पता लग रहा है कि अगर मान लो किसान को जो है वो छोटे मोटे इनपुट्स जो है और छोटे टाइम तक के लिए अगर उनको क्रेडिट चाहिए, जैसे कि सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड खरीदने हैं या इंसेक्टिसाइड खरीदने हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स अगर उनको जो है वो पे करने हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट जो है वो क्या करते हैं, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो वो क्या करते हैं, उधार पर जो है वो लेते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से हैवी इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे कि मशीनरी हो गई, या अपने खेतों में उन्होंने फेंसेस की कंस्ट्रक्शन कर रही है, या खेती के लिए उनको, इरिगेशन के लिए उनको क्या करना है, गांव में जो कुएं वगैरह जो है वो खुदवाने, तो उसके लिए जो है शॉर्ट मीडियम टर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, लोन जो है वो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है ये बेसिकली जब बहुत बड़ा कोई एसेट अगर किसानों को खरीदना हो, जैसे कि उनको कोई जमीन खरीदनी है या अपने लैंड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए अगर उनको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए जो है वो 5 से 20 साल तक का जो है वो टाइम पीरियड रहता है जिसमें जो है वो लोन लेते हैं। शॉर्ट टर्म में जो है 6 से 12 महीने, मीडियम टर्म में अगर आप देखोगे तो 12 महीने से लेकर 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म अगर आपको जो है क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए जो किसान को जो है 5 से 20 साल तक का जो है वो टाइम पीरियड मिलता है। अब अगर हम लोग देखें सोर्सेस, अगर हम लोग देखें सोर्सेस किसके, रूरल क्रेडिट के। अब रूरल एरिया के अंदर लोग जो भी किसान है, जो भी फार्मर्स है, उनको उधार मिलता कहां से, तो दो तरह के सोर्सेस है उनके पास। एक आ गया इंस्टीट्यूशनल सोर्स और सेकंड आ गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो कि कोई अथॉरिटी गवर्न करती है, जिनको पूरा रेगुलेट करती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं वो एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट जो बनाती है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ गए आपके गवर्नमेंट आ गई, आपके कोऑपरेटिव्स आ गए, कमर्शियल बैंक्स आ गए, और रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिसको बोला जाता है, ये आ गए।
नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गया, गांव में जमींदार हो गया, वो क्या करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो जो भी मार्जिनलाइज फार्मर्स हो गए, लैंडर्स लेबरर्स हो गए, उनको क्या करता है, उनको जो है उधार देता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, या विलेज का कोई ट्रेडर हो गया या मनी लेंडर हो गया। तो दो तरह के जो है वो सोर्सेज होते हैं। अब हुआ क्या, टाइम के साथ साथ जो है एक क्रेडिट सोसाइटी, जिसको बोला जाता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसने जन्म लिया। अब होता क्या है बेसिकली, अब ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये सब एक ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, फंड्स को पूल करते हैं, और उन फंड्स को फिर क्या करते हैं ये लोग बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, लोगों को जो है वो जो भी जरूरतमंद होगा उसको क्या करते हैं ये लोग देते हैं। तो अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट की अगर हम बात करें तो 15% जो है क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है कौन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है। और जितने भी फार्मर्स है वो इनसे लोन लेते हैं, और वो बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल जेन्युइन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है उनको क्या करते हैं, जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर के अलावा एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई अगर करना है तो उसके लिए जितने भी आइडियाज जो है वो ये कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज जो है वो देती है। एंड आप मानकर चलो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो अकाउंट, वो समझो रूरल एरिया में 16 to 17% जो क्रेडिट फ्लो जो है वो कहां से आ रहा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से आ रहा है। और यहां पर टाइमली और रैपिड फ्लो, मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि मतलब कि एक टाइम पर लोन दे दिया फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए लोग रुक गए, नहीं, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली जो है वो फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, ये लोग लोन दे रहे हैं। और गांव-गांव जाकर जो है ये अवेयरनेस ड्राइव्स चलाते हैं, जहां पर ये फार्मर्स को बताते हैं कि किस तरह से वो लोग जो है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसी के साथ साथ देखा जाए तो स्टेट बैंक जो है हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई आ गया, स्टेट बैंक जो है कमर्शियल बैंक है आपका, और इसके साथ साथ और भी बाकी कमर्शियल बैंक जो है वो सामने आए, जो कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन रूरल एरियाज में। जैसे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 1955 में जो है सेटअप हुआ था, और इसका मेन जो फोकस जो था वो क्या था, रूरल एरिया में जो है वो क्या करना, क्रेडिट देना। अब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि जो है क्रेडिट खाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही जो है क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकती, तो हमें एक और थोड़ा सा पुश देने के लिए जो है कमर्शियल बैंक्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए रूरल एरिया में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे हुआ क्या, 1969 में बहुत सारे जो बैंक्स जो है उनका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन मतलब वो बैंक सब पूरे के पूरे कंट्री में हर जगह पर जो है वो क्या होने लग गए, ऑपरेट करने लग गए। अब 1969 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया जब इंडिया ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच जो है लगाई, जिसमें जो भी रूरल क्रेडिट की जो है रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, वो पूरी कर सके। और बाद में एक बहुत बड़ा बैंक जिसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है रूरल बैंकिंग सिस्टम का, जिसको बोला जाता है नबार्ड, और ये 1 मार्कर में कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम्स में, नबार्ड एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये सेटअप हुआ था 1982 में, और एक एपेक्स यानी कि सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है रूरल एरिया में, किसके लिए, जो जितने भी तरह के फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज है उन सबको पूरा करता है ये रूरल एरिया में। और आप क्रेडिट सिस्टम को और इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका माना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का माना जाता है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिस तरह से प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ कंट्री में, क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ, तो उस क्रॉप के प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो है वो बैंकिंग सिस्टम, या जिसको आप बोल सकते हो रूरल क्रेडिट सिस्टम जो है, इसका भी जो है वो क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। अब देखो जो मैंने आपको बताया, दो तरह के बैंक्स मैंने आपको बताया, एक आ गया आपका आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है, ये बेसिकली जो रिमोट एरिया या रूरल एरियाज के अंदर जितने भी क्रेडिट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स जो है उन सबको जो है वो पूरा करता है। नबार्ड आ गया, नबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, जो पूरा का पूरा रूरल क्रेडिट में किस तरह से हर एक किसान तक या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरह से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उन सबकी प्लानिंग जो है वो कौन करता है, नबार्ड करता है। अब आगे अगर हम लोग चले तो रूरल बैंकिंग, तो रूरल बैंकिंग बेसिकली क्या है कि रूरल एरिया में बैंकिंग सिस्टम को एक्सपैंड करना, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था कि
ठीक है, एक सीजन में किसान की बहुत अच्छी जो है वो फसल हो गई, लेकिन अगले ही सीजन में जो है वो फेमाइन जिसको आप बोल सकते हो, नेचुरल कैलामिटीज आ गए, जिसकी वजह से जो है किसान को बहुत बड़ा जो है वो लॉस हुआ। और उस टाइम पर अब किसान को जो है क्रेडिट फैसिलिटी की जो है वो जरूरत है, और उस टाइम पर उसको वो पूरी हो नहीं पाती थी। तो इसलिए जो है रूरल बैंकिंग को एक्सपैंड किया गया हर एक रूरल एरिया में, जहां पर किसान अब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इन रूरल बैंक्स में जाकर अप्रोच कर सकता है, और वहां से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो क्या कर सकता है, अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, है क्या बेसिकली ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो भी फार्मर्स के जो भी गुड्स है, उन गुड्स को क्या किया जाता है, कंट्री के अलग अलग प्लेसेस तक जो है वो क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, पूरा का पूरा हम लोग अगर देखेंगे, जिसमें फसलों का जो भी गुड्स है उसको असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, फिर ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ये बेसिकली क्या है, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें किसान के जो भी गुड्स है, फार्मर के जो भी गुड्स है, वो कंट्री के अलग अलग एरियाज तक जो है वो क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब इंडिपेंडेंस से पहले क्या प्रॉब्लम थी? इंडिपेंडेंस से पहले ये प्रॉब्लम थी कि किसानों को फॉल्टी वेट सिस्टम का सामना करना पड़ता था। मतलब जितने भी ट्रेडर्स होते थे, उनका जो वेइंग मशीन जो होती थी वो फॉल्टी होती थी, जिसमें किसान जो होता था, क्या होता था, हमेशा जो है वो नुकसान में जाता था। और फार्मर्स के पास जो है उस टाइम पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी जो फसल है उस किस प्राइस पर जो है वो बिकनी चाहिए। तो क्या होता था, उस टाइम पर वो नुकसान में रहते थे। मार्केट वाले जो ट्रेडर्स जो होते थे, उनसे क्या होता था, सस्ते में जो है उनकी फसल जो है वो ले लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरेज हाउसेस वगैरह जो है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनके पास थी। तो उस टाइम पर बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो मार्केट में जाते थे और हमेशा जो क्या होते थे, नुकसान में आते थे। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, इससे एक प्रॉपर चैनल मिला फार्मर्स को, जिससे वो अपनी फसल को जो है वो जेन्युइन रेट के ऊपर, जेन्युइन प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट में क्या कर सकते हैं, जो वो बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव किस तरह से किया, कैसे हम लोगों ने जो मार्केटिंग सिस्टम को जो क्या किया, इंप्रूव किया। तो उसमें कुछ जो है वो स्टेप्स जो है वो लिए गए, जिसमें आता है आपका फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ मार्केट, सेकंड आता है आपका प्रोविजन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, थर्ड आता है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फोर्थ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एमएसपी का एश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये मैं अभी आगे बताऊंगा क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मैं आपको अब आगे एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, पहला स्टेप जो था वो क्या था कि मार्केट्स को रेगुलेट किया गया। यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में मार्केट्स को क्या किया, रेगुलेट किया गया, ताकि फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में पूरी की पूरी जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो सके। मतलब पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो कि हम लोग जो बेच रहे हैं किस प्राइस पर बेच रहे हैं, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, और उसी प्राइस पर जो हमारी जो है फसल जो है वो क्या की जाए, खरीदी जाए। अब इस पॉलिसी से बहुत सारे फार्मर्स जो है वो बेनिफिट मिला उनको, और लेकिन अभी भी जो है वो रिक्वायरमेंट है, अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स की जो है वो हमें जरूरत है। तो जिससे हमारा जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो और इंप्रूव जो है वो हो जाएगा। सेकंड जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, किसान ने फसल तो बना ली, अब फसल को क्या करना है, हमें अलग अलग डिफरेंट एरियाज तक जो है क्या करना, पहुंचाना है। तो डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर रोड्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर रेलवेज अच्छी होनी चाहिए, वेयर हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए, जहां पर जो है किसान की फसल को जो है वो क्या किया जाए, रखा जाए, गोडाउन्स होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए, और प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। और यानी कि जो सेकंड इनिशिएटिव लिया गया वो ये लिया गया कि इन सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या की गई, हमारे यहाँ पर जो वो डेवलपमेंट की गई, जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो और इंप्रूव हो गया। और जो करंट अगर हम लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है, अभी भी एडिक्वेट अमाउंट में हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, अभी भी हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है आपका और अच्छे से जो है वो इंप्लीमेंट हो सके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड, अब देखो, गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स की एक शुरुआत हुई, जिसको हम लोग
अमूल मिल्क से हम लोग जो है जानते हैं, एक वाइट रेवोल्यूशन चला जो है गुजरात में, जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी, और अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब ऐसे ही जो है गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज कर रही है एग्रीकल्चर के लिए भी क्या की जाए, कुछ कोऑपरेटिव्स बनाई जाए, मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई जाए, जिससे लाइक मिल्क रेवोल्यूशन जो आया गुजरात में, वैसे ही हमारी कंट्री में जो है एग्रीकल्चर में भी जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा जो है वो रेवोल्यूशन आए। ठीक है, इन सोसाइटीज के मेंबर जो भी इन सोसाइटीज के मेंबर है, किस किस सोसाइटीज के, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज के जो मेंबर है, वो बेसिकली मार्केट में आप समझ लो एक बहुत अच्छे बार्गेनर्स जो है वो साबित हुए, जो क्या करते हैं, किसान को जो है वो जो भी रेट, जो प्राइस जो किसान ने सोच रखा है अपने दिमाग में, वो प्राइस जो है उसको अच्छे से बार्गेन कर उसको वो प्राइस जो है वो क्या करते हैं, दिलाते हैं। फोर्थ जो एलिमेंट है वो क्या है, एश्योरेंस ऑफ एमएसपी। एमएसपी है क्या, बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी अब किसान ने अपनी फसल ग्रो करी, हार्वेस्ट करी, मार्केट में लेकर आया, और मार्केट में अगर उसको वो प्राइस नहीं मिला तो फिर तो किसान का पूरा मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू जो वो मिलता है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड कर लेती है कि किसान से इस प्राइस पर मार्केट में क्या किया जाएगा, जो भी क्रॉप जो है वो खरीदी जाएगी। अगर कोई नहीं खरीदता है तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उससे उस एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर क्या कर लेती है, फसल जो है वो खरीद लेती है। देन उसके बाद रखती कहाँ है, गवर्नमेंट फसल लेकर कहां रख रही है, तो आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं, दैट इज एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का अपना खुद का एक बहुत बड़ा गोडाउन है, जहां पर इस एमएसपी के ऊपर जो है वो क्या कर लेती है, क्रॉप्स खरीद के अपने गोडाउन में क्या कर लेती है, स्टोर करके रख लेती है। अच्छा सर, उसका करती क्या, उस फसल का कर क्या रहे हैं, तो उस फसल को गवर्नमेंट क्या करती है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, इसके थ्रू क्या कर लेती है गवर्नमेंट, क्या करती है, सस्ते प्राइस पर, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि राशन हर महीने जो जितने भी गरीब जो लोग हैं, जो है जैसे कार्ड बनते हैं राशन के, एपीएल बीपीएल जो कार्ड मिलते, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस गोडाउन से उस फसल को लेकर उन राशन स्टोर्स पर सस्ते प्राइस में जो है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट को कोई, गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट को प्रॉफिट मोटिव एजेंसी नहीं है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, वेलफेयर करना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी पे खरीद के किसान से, और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है वो क्या कर रही है, राशन स्टोर से जो है वो सस्ते पे जो है वो क्या कर रही है, किसानों को जो है वो बेच रही है। फिर रेलवेज भी क्या कर रही है, फार्मर को अगर अब अपनी फसल को, फार्मर को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है, तो रेलवेज भी जो है वो क्या कर रही है, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रही है, किसको, किसान को। सब्सिडाइज मतलब कि जो रेगुलर जो प्राइसेस है ट्रैवलिंग के या ट्रांसपोर्ट करने के, उन प्राइसेस में सब्सिडी दे रही है कौन, रेलवे, ताकि किसान जो है अपनी क्रॉप्स को जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक जो क्या कर सके, पहुंचा सके। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी जो है किसान तक हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, बेसिकली अब क्या है, अ रे ऑफ होप, डायरेक्ट सेल बाय फार्मर्स टू कंज्यूमर्स, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एमएनसीज। अब बेसिकली देखो, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम आगे अब किस चीज की डिमांड आ रही है, कि जैसे बीच में एक इंटरमीडिएरीज होते हैं जो क्या करते हैं, फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह का आप समझ लो वो जैसे इंटरमीडिएरीज, मतलब कि जो बार्गेनिंग वाला काम करवाते हैं वो ये लोग करवाते हैं। तो अब आगे जो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की जो डिमांड है, जो आगे फ्यूचर की एक हम लोग होप देखते हैं, वो ये देखते हैं कि डायरेक्ट सेल कर पाए जो है फार्मर, किसको, कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर पाए, या जितने भी एमएनसीज जो है, ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए किसके, फार्मर के, और फार्मर जो है वो क्या कर सके, डायरेक्टली जो है उस एमएनसी को जो है बिना किसी मीडिएटर के, इंटरमीडिएरी के, डायरेक्टली जो उस एमएनसी को क्या कर सके, अपने उस प्राइस पर बेच सके और अपना प्रॉफिट जो है वो क्या कर सके, अर्न कर सके। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो ही गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मेरी खाली वीडियो थोड़ी देखनी, किताब भी पढ़ो। अच्छा, फिर भी करा रहा हूं आगे, चलो। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देख ले तो, मतलब ये जो चैनल, जो ऑल्टरनेटिव चैनल्स है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये ध्यान दे लेना, ठीक है ना, पूरे साल ने दिया, अभी दे लेना, ठीक है। जैसे कि अपनी मंडी,
अपनी मंडी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, ठीक है। उसके हादसपुर मंडी पुणे में, रायथू बाजार वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और उजावर संदीस जो है फार्मर की मार्केट है कहां पर, तमिलनाडु में। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स है जहां के थ्रू जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फार्मर्स जो है वो कंज्यूमर्स के साथ जुड़कर अपना जो भी प्रोडक्ट जो है उनको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं।